हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है फॉर क्लास 9 साइंस, उसका चैप्टर फर्स्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग। उस चैप्टर का थर्ड पार्ट हम कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर हमारा कंटिन्यू है। फर्स्ट टू जो पार्ट है वो हम कर चुके हैं, काफ़ी चैप्टर हमने उसमें कवर किया है। हमने सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंस है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें, वो सारा हमने फर्स्ट टू पार्ट में समझा। अगर आपने वो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से विजिट कर आप उसको समझ सकते हो। पूरा डिटेल में एनसीईआरटी वहाँ पर कराई गई है, साथ में उसके जो टेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपको वहाँ पर कराए गए हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह की जो है जो साइंस की वीडियोस हैं, इंग्लिश की हैं, वो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। अब हम थर्ड जो पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, कैन मैटर चेंज स्टेट। क्या जो मैटर है, इट मे बी सॉलिड, इट मे बी लिक्विड, इट मे बी गैस, क्या वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। ठीक है, हमें पता है स्टूडेंट्स की जो वाटर है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 3 स्टेट्स हैं उसकी। एक होता है सॉलिड लाइक आइस की फॉर्म में, एक लिक्विड है एज द फेमिलियर वाटर, और एक गैस है वाटर वेपर्स की फॉर्म में। तो जो हमारा मैटर है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। नाउ क्या हो अगर इसकी जो स्टेट है, ठीक है, मैटर के अंदर जब स्टेट चेंज होती है, यानी देखिए जो लिक्विड है, यानी अगर हम वाटर की बात करें तो क्या होता है जब वाटर जो है वो आइस में चेंज होता है, या वाटर जो है वो वेपर्स में चेंज होता है, तो किस तरह से और कैसे उसके अंदर चेंज होता है। क्लियर, जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर क्या चेंज आता है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलेगा इस एक्टिविटी में। तो ये हम एक्टिविटी को समझेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर में जब हम चेंज करते हैं तो पार्टिकल्स में क्या चेंज आता है। इसके लिए हमने यहाँ पर एक बीकर लिया है और उसके अंदर 150 ग्राम जो है वो आइस ली है, और हमने क्या किया है, एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर है जो हमने इसके अंदर सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड का मतलब होता है ऐसे लटकाना, और ध्यान रखना है कि जो ये थर्मोमीटर का जो ये बल्ब है ये वाला, ये आइस के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये इसके जो है बिल्कुल आप नीचे बॉटम पे इसको लगा दो, नो, ये आइस के अंदर रहना चाहिए। और हमें जो टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हो रहा है, कब चेंज हो रहा है, उसको हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करके अपनी रीडिंग जो है वो लिखनी है कि आखिर कब। देखो हमने नीचे इसमें जो है क्या है, हमने बर्नर लगाया हुआ है, तो यानी ऑब्वियसली टेम्परेचर राइज करेगा। तो वो टेम्परेचर राइज कब करता है ये हमें यहाँ से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो हम इसको जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो हमें अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। और आप यहाँ पे क्या देखोगे कि जो सॉलिड है, जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल हैं, उसके जो पार्टिकल हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने लगती है। ये हमने पिछले पार्ट में भी समझा था कि जब भी हम पार्टिकल्स को ज़्यादा एनर्जी देंगे तो उसमें अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे कि वो जल्दी जल्दी जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लगते हैं। क्लियर, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पार्टिकल्स जो है वो ग्रेटर स्पीड के साथ वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है, क्या करने लगते हैं, ग्रेटर स्पीड से वाइब्रेट करने लगते हैं। अब देखिए जो हमने इसको एनर्जी दी है, जैसे हमने यहाँ पे हम आइस को जो है क्या दे रहे हैं, आइस को एनर्जी दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आइस है वो किस फॉर्म में है, आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। क्लियर, और जो सॉलिड को हमने एनर्जी दी है उससे क्या होगा कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो फोर्सेस है, जिससे वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, वो फोर्स जो है वो टूटने लगता है। क्लियर, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पार्टिकल्स के बीच का वो वीक होने लगता है, और पार्टिकल अपनी पोजीशन जो है वो छोड़ देते हैं और स्टार्ट कर देते हैं फ्री मूव करना। क्लियर, अब एक स्टेज आती है धीरे धीरे जिस पे जो सॉलिड है वो मेल्ट होने लगता है। यानी जैसे आइस है, आइस जो है क्या होगा, पहले तो जो उसको एनर्जी सप्लाई की जाएगी, हीट सप्लाई की जाएगी, उससे जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उनके बीच का फोर्स टूटेगा। जब वो सारा फोर्स टूट जाता है तब वो लिक्विड में आ जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि टेम्परेचर राइज उसके बाद होना शुरू होता है। यानी जो हमने उसको पहले एनर्जी दी है, उस एनर्जी ने क्या काम किया, उस एनर्जी ने काम किया कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो फोर्स है उसको तोड़ने का काम किया। ठीक है, तो एक स्टेज आ जाती है जब सारा सॉलिड मेल्ट हो जाता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जब सॉलिड जो है वो
लिक्विड में चेंज हो जाता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे अगर हम बात करें आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही देखिए टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। जब आप ये एक्टिविटी की जो रिकॉर्ड यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, इसकी ऑब्जर्वेशन, इसका जो टेम्परेचर है, आप देखोगे कि जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं होती है तो जो थर्मामीटर है उसके अंदर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर? तो जो ये चेंज नहीं आता, यानी वो एनर्जी जो इसको दी गई है वो कहाँ गई, वो एनर्जी यूज़ हुई है जो आइस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में केवल। क्लियर? और उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके ऊपर, यानी जो सारा सॉलिड है वो किस में मेल्ट हो जाता है, लिक्विड में मेल्ट हो जाता है। उस पॉइंट को हम, उस टेम्परेचर को हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। क्लियर? सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इट मीन्स उतना ही उसके अंदर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स में। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। अगर हम केल्विन की बात करें तो ये 273.15 होता है, और अगर सेल्सियस में बात करें तो ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, केल्विन जो है एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की। सो ये जो प्रोसेस है दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्यूज़न भी कहते हैं। सो व्हेन ए सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। जब एक सॉलिड मेल्ट होता है, जैसे मैंने अभी बताया, आइस में टेम्परेचर राइज नहीं होगा जब तक कि वो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती आइस। सो वो जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या कहलाती है, जो हमने उसको दी है। क्लियर? दैट इज़ नोन एज लेटेंट हीट। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। जब तक कि टेम्परेचर सिस्टम का चेंज होता है, मेल्टिंग पॉइंट जब तक रीच ना कर जाए, तो जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं कर जाती तब तक टेम्परेचर में राइज नहीं होगा। एंड दिस हीट गेट्स अप चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इससे जो है क्या होता है, स्टेट जो है वो चेंज होने लगती है, बीच के फोर्स जो है वो टूटने लगते हैं। क्लियर? एंड कोई जो टेम्परेचर में चेंज है वो नहीं होता, और ये जो हीट होती है उसको हम कहते हैं, जो हमने उसको दी है, दैट इज़ नोन एज लेटेंट हीट। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, यानी छुपी हुई। ऐसी हीट जो टेम्परेचर में राइज नहीं करती है लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने का काम करती है, हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि टेम्परेचर में राइज नहीं होता, इसीलिए इसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। द वर्ड लेटेंट मीन्स क्या होता है, हिडन। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 किलोग्राम सॉलिड अगर है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर जो हीट 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रही है, तो उस हीट को हम क्या कहेंगे, दैट इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न यानी सॉलिड का लिक्विड में मेल्ट होना। नाउ पार्टिकल्स जो है वाटर में, अब देखिए, सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। यानी आइस का टेम्परेचर भी जो है 0 डिग्री सेल्सियस है, और जो वाटर है बिल्कुल मेल्ट हुआ वाटर, बहुत ठंडा वाटर जो है, उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर दोनों का 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर हम हीट की बात करें तो हीट जो है, एनर्जी जो है, वो किस में ज़्यादा है, तो एनर्जी ज़्यादा है वाटर के अंदर, क्योंकि इस आइस को मेल्ट करने के लिए लेटेंट हीट का यूज़ हुआ है, जिससे कि आइस के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट कर वो किस में चेंज हुआ है, वो वाटर में चेंज हुआ है। और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, तो वाटर की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, पार्टिकल जो है वो क्या करने लगेंगे, वो फास्ट मूव करने लगेंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब पार्टिकल्स जो है उनके पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि जो लिक्विड है, वाटर है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। यानी उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाता है, वो जो है कम होने लगता है टेम्परेचर राइज होने के कारण। और एक टेम्परेचर ऐसा आ जाता है जब जो लिक्विड है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो पॉइंट होता है जिस पे कोई लिक्विड बॉयल करना शुरू कर दे, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमिना है। क्लियर। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी अब जो वाटर है वो एनर्जी गेन करेगा और वाटर किस में बदलना शुरू हो जाता है, वो वेपर स्टेट में चला जाता है। किसमें, वेपर स्टेट में। अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है और जो वेपर हैं हमारे वो भी, उनमें भी टेम्परेचर कितना है, उनका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में अगर हम एनर्जी कंपेयर करें तो किस में एनर्जी ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे कि जो वेपर स्टेट है इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि वेपर के अंदर फिर से क्या है, लेटेंट हीट है। ठीक है, जिसने वाटर के मॉलिक्यूल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तोड़ा है, तब वो वेपर में कन्वर्ट हुए हैं। इसलिए इसके अंदर भी क्या है, लेटेंट हीट है। इसीलिए वेपर जो स्टीम होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा है। सो फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस 273 हमने ऐड किया तो ये क्या आ जाता है, 373 केल्विन। यानी अगर हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो इसके अंदर हम प्लस कर देते हैं 273, और अगर हमें केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो हम माइनस कर देते हैं 273। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ से आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी डिफाइन कर सकते हो। क्लियर, जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया है। सो वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी। तो उसने एक्स्ट्रा एनर्जी ली है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, सो हम यहाँ से देख सकते हैं सॉलिड स्टेट है, उसको हमने हीट किया तो वो लिक्विड स्टेट में गया। लिक्विड स्टेट को हमने फर्दर हीट किया तो वो गैसियस स्टेट में जाता है। यहाँ पे जो हीट होती है दैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, और यहाँ पे जो हीट है दैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर हम गैसियस स्टेट को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वापस लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और अगर लिक्विड स्टेट को हम कूल करते हैं तो वापस जो है वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। यानी टेम्परेचर अगर हम कम करते हैं। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर जो है दैट कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर चेंज करके हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ that we have learnt here that substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat। ठीक है, तो हम हीट अप्लाई करके हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। नाउ बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा। अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जो सॉलिड स्टेट में होते हैं और उनके में क्या होता है कि वो डायरेक्ट जो है गैस में चेंज हो जाते हैं। उनके बीच की जो लिक्विड स्टेट है वो क्या हो जाती है, वो स्किप हो जाती है। लाइक आपने कैम्फर देखा है, जो कपूर होता है जो कपड़ों में डालते हैं वो सॉलिड होता है। ठीक है, उसमें लिक्विड स्टेट नहीं होती और वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैसी स्टेट में चेंज हो जाता है। तो इसके लिए हम फिर से एक एक्टिविटी देखेंगे। हमने जो है यहाँ पे कुछ कैम्फर लिया है। कैम्फर यानी अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। इसको हमने क्रश किया और एक चाइना डिश के अंदर डाल दिया और एक इन्वर्टेड फनल जो है ऐसे लगा दी। यहाँ इसको बंद कर दिया हमने कॉटन प्लग लगा के, ताकि जो वेपर्स हैं वो यहाँ से बाहर नहीं निकले। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हमने हीट किया और हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने कैम्फर लिया है वो ये जो फनल है इसकी जो वॉल्स हैं इसके ऊपर लग जाता है। क्लियर। सो ए चेंज ऑफ स्टेट। अब ये जो स्टेट होती है जिसमें कोई भी सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। क्लियर, उसमें लिक्विड स्टेट नहीं होती है। ऐसा जो प्रोसेस होता है इट इज़ नोन एज सब्लिमेशन। क्या प्रोसेस होगा, सब्लिमेशन। और डायरेक्ट चेंज होता है इसके अंदर गैस से सॉलिड में। यानी इसमें क्या होगा, इसमें सॉलिड टू गैस रहेगा और वापस जो गैस है वो किस में चेंज हो जाती है, सॉलिड में। यानी इसके अंदर लिक्विड स्टेट वो नहीं होती है। एंड दिस ऑपोजिट जो होता है सॉलिड टू गैस, इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। और सॉलिड टू गैस जो बनता है, क्लियर, इसको हम बोलते हैं, ये गैस टू सॉलिड होता है डिपोजिशन और सॉलिड टू गैस होता है सब्लिमेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। सो हमने अभी देखा कि अलग अलग जो आप कह सकते हो लिक्विड, सॉलिड, गैस, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब अगर हम टेम्परेचर का हमने पढ़ा कि टेम्परेचर कम होता है तो जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं।
अब अगर हम प्रेशर जो है कम ज़्यादा करें, प्रेशर में चेंज करें तो क्या इफ़ेक्ट होगा, क्लियर। इसमें इसके लिए हम पढ़ेंगे एंड व्हाट विल हैपन इफ़ यू स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस। अगर हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अब देखिए सिलेंडर के अंदर कोई गैस एनक्लोज्ड है तो क्या उसके पार्टिकल्स बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, क्या होगा अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करें डिक्रीज़ करें, क्या उससे को स्टेट जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे एक सिंपल सी जो एक्टिविटी है वो दी गई है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है कि एक सिलेंडर है, पिस्टन हमने लगा रखा है, फिर हमने इसको और नीचे दबाया और फिर जो है हमने देखा कि उसको हमने और नीचे दबाया है। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि जितना हम इसको प्रेशर ऊपर से लगाते हैं तो पार्टिकल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है घरों में जो एलपीजी सिलेंडर है जिनमें गैस भरी हुई है वो बहुत ही हाई प्रेशर पे भरी हुई होती है, इसीलिए जो सिलेंडर है वो एक बॉम्ब की तरह होता है, क्लियर, जब वो फटता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर से गैस जो है वो भरी हुई होती है और वो गैस के पार्टिकल्स पास पास आने के कारण सिलेंडर में जाके वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। और जब वो गैस वापस पाइप में आती है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, नॉर्मल प्रेशर पे वो आती है, जिससे वो दोबारा से जो गैस है उसमें चेंज हो जाती है इसीलिए उसको लिक्विफाइड बोलते हैं, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में चली जाती है जब वो सिलेंडर में भरी जाती है, ठीक है। सो वी कैन से दैट अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई गैसेज। हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके, जिससे कि देखिए प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो दूर दूर पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे, क्लियर। और ज़्यादा टेम्परेचर जो है, अगर टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो भी क्या होगा, वो सॉलिड स्टेट में की तरफ जो है पार्टिकल्स चले जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहीं से कंक्लूजन निकाला कि प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर को कम करके हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। नाउ क्या आपने सॉलिड CO2 के बारे में सुना है, ये हाई प्रेशर पे स्टोर की जाती है और जो सॉलिड CO2 होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट में ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर को अगर हम डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है, लिक्विड स्टेट में वो नहीं आती। और इसीलिए जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ड्राई आइस कहते हैं। Thus, we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it is will be solid, liquid or gas. तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही फैक्टर हैं किसी भी, आप कह सकते हो कि जो स्टेट है किसी भी सब्सटेंस की, उसको डिफाइन करने के लिए। अब यहाँ पे एक आपको इंटरकन्वर्जन दिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार जो है एग्जाम में देखा जाता है। सो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का इंटरकन्वर्जन आप कैसे कर सकते हो, देखिए आपके पास सॉलिड है, सॉलिड जो है वो डायरेक्ट सब्लाइम हो जाता है किसमें, गैस में, और जो गैस है वो वापस सॉलिड में चेंज हो जाए विदाउट एनी लिक्विड स्टेट तो उसको हम डिपोजिशन कहेंगे। उसके बाद है सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, दैट इज़ नोन एज फ्यूज़न, और लिक्विड वापस सॉलिड में चेंज हो जाता है, दैट इज़ नोन एज सॉलिडिफिकेशन। अब यहाँ पे लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाता है, दैट इज़ नोन एज वेपोराइजेशन, वेपर्स बनते हैं। और गैस वापस लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन आप बहुत ही सिंपल एग्जांपल समझ सकते हो कि अगर आप फ्रिज में से कोई बॉटल जो है वो पानी की उसमें पानी है, ठंडा पानी, और उसको आप बाहर रखते हो तो आप देखते हो उसके चारों तरफ जो है पानी इकट्ठा होने लगता है। तो वो कैसे होता है, वो जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स हैं वो बॉटल से जब टकराते हैं तो उनके अंदर की जो एनर्जी है वो बॉटल के साथ टकराने से उनकी काइनेटिक एनर्जी एक तरह से वो ठंडे हो जाते हैं, कम हो जाती है, जिससे कि वो गैसीय स्टेट से किस में आ जाते हैं, वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। और बॉटल के चारों तरफ इसीलिए जो है पानी नीचे गिरता है, अंदर से पानी नहीं आता है बॉटल से, तो वो कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है, क्लियर। उसके बाद एटमॉस्फेयर जो है वो यूनिट है मेजर प्रेशर को मेजर करने के लिए, क्लियर। तो यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ नोन एज पास्कल। तो आप यहाँ से रिलेशन इसका देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। सो इनको हम 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं जिनको हम 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। तो यहाँ पे आपको 300 केल्विन, 573 केल्विन ये दिए गए हैं। तो हमने जस्ट अभी पढ़ा कि अगर हमें केल्विन को सेल्सियस स्केल में चेंज करना है तो हम 273 उसमें से माइनस कर देंगे। 300 में से 273 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आता है 27 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह 573 में से 273 माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर आया 300 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट
250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 250 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो केवल और केवल गैसीय स्टेट में जो है एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, उस पर वो बॉयल करना शुरू करके वाटर वेपर्स में चेंज होने लगता है। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे तो सारा का सारा वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, बॉयल होके उड़ जाएगा। ठीक है, तो वो किस स्टेट में रहेगा, वो गैसीय स्टेट में होता है। अब अगर हम बात करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो दोनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, वो लिक्विड में भी करेगा और गैसियस में भी करेगा, क्योंकि इस टेम्परेचर पे जो यहाँ पे जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो हीट जो है वो गेन करते हैं और वेपर्स में चेंज होने लगते हैं, शुरू होने लगते हैं, यानी वो लिक्विड स्टेट में भी रहेगा कुछ वाटर, और कुछ वाटर जो है वो क्या होगा, वो वेपर्स में चेंज होना भी शुरू हो जाएगा। क्लियर? So it can exist in both liquid and gaseous state. Now question number 3 है, for any substance why does the temperature remains constant during the change of state? कोई भी सब्सटेंस है तो टेम्परेचर जो है उसमें कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जब स्टेट चेंज होती है। तो मैंने आपको बताया था कि उसमें अंदर क्या होती है, उसके अंदर लेटेंट हीट जो है वो होती है, और लेटेंट हीट का काम क्या होता है कि जो भी सॉलिड लिक्विड है हमारे पास, उसके जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने का काम करती है, जिसके कारण टेम्परेचर में जो है चेंज नहीं होता है। So during a change of state the temperature remains constant. This is because all the heat supplied to increase the temperature is utilized जो यूटिलाइज होती है एज लेटेंट हीट इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। Therefore this heat does not contribute in increasing the temperature of the substance. तो वो टेम्परेचर में राइज नहीं करती, केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम करती है, जिसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। किस तरह से हम एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं? तो हमने पढ़ा था, अगर हम अप्लाइंग प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर को कम करके हम एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप 4 क्वेश्चंस लर्न कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इवेपोरेशन। ठीक है, सो इवेपोरेशन को समझने से पहले हम कुछ जनरल एग्जांपल जो हमारे डेली लाइफ के हैं उनको हम कोट कर सकते हैं। लाइक आपने देखा है कि अगर पानी जो है आप बाहर गिरा देते हो तो कुछ देर बाद क्या होता है, वो जो है पानी उड़ जाता है, यानी वेपर्स बन जाते हैं उसके। अगर गर्मी है तो बहुत जल्दी ऐसा ये प्रोसेस होता है, सर्दियों में थोड़ा टाइम जो है लग जाता है उसको इवेपोरेट होने में। इसके अलावा सर्दियों में कपड़े थोड़ा लेट सूखते हैं, अगर आप कपड़े सुखाते हो, गर्मियों में बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। इसके अलावा आप और भी एग्जांपल ले सकते हो कि आपने जो मान लीजिए कपड़े आप सुखा रहे हो, तो एक तो आपने कपड़े एक जगह पर इकट्ठे डाल दिए हैं, उनको सूखने में टाइम लगेगा, लेकिन आप कपड़े जब सुखाते हैं तो क्या करते हैं, उनको फैला देते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं। तो ये जो जनरल एग्जांपल है हमारे, ये इवेपोरेशन से रिलेटेड हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो क्या करते हैं, वो मूव करते रहते हैं, वो एक जगह पर जो है नहीं बैठते हैं, रेस्ट नहीं करते पार्टिकल्स। ठीक है, सो जो गिवन टेम्परेचर होता है, इट मे बी गैस, लिक्विड, सॉलिड, उनके अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिफरेंट अमाउंट की होती है। ठीक है, यानी इन केस ऑफ सॉलिड अगर हम बात करें तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर हाई होती है, गैसेस की लिक्विड से ज़्यादा होती है, और सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, सो अब इनके अंदर की जो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ये क्या करती है, ये एक तरह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दूसरे पार्टिकल्स के साथ किसी एक पार्टिकल का, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम करती है, जिससे कि जो स्टेट है वो क्या होती है, वो स्टेट चेंज होती है। अब अगर हम बात करें लिक्विड के केस में, लिक्विड के केस में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इसको एनर्जी सप्लाई की जाती है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच का टूट जाता है। ठीक है, और ये किस में चेंज हो जाते हैं, ये वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। और ये जो फिनोमिना होता है,
क्लियर, जिसके अंदर जो लिक्विड है वो वेपर्स में चेंज हो जाता है एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन टेम्परेचर जो है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं, उस फिनोमिना को हम इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे आपने पानी बाहर डाला, कुछ देर बाद पानी जो है वो उड़ जाता है। अब आपने उसको बॉयल तो नहीं किया, वो बिना बॉइलिंग के ही अपने आप वो पानी जो है वो क्या हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। तो ये जो फिनोमिना है इसको हम इवेपोरेशन कहेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिन पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। हमने क्या किया, 5 ml वाटर लिया टेस्ट ट्यूब में और उसको विंडो या एक फ़ैन के नीचे रख दिया। सेकंड हमने क्या लिया, 5 ml वाटर लिया एक चाइना डिश में और उसको हमने विंडो या फ़ैन के नीचे रख दिया। उसके बाद टेक 5 ml वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड हमने क्या किया, उसको हमने किसी कबर्ड या सेल्फ के अंदर रख दिया। अब जो है आप ये एक्टिविटी अपनी क्लास में भी कर सकते हो। अब आपको रूम टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड करना है कि रूम का टेम्परेचर कितना है। अब आपको ये जो इवेपोरेशन प्रोसेस है किस में कितना टाइम लगा, वो जो टाइम है वो आपने नोट करना है कि किसका पानी जो है चाइना डिश में जो बाहर रखा था या टेस्ट ट्यूब में जो पानी था या कबर्ड में जो आपने चाइना डिश रखी, किस में पानी सबसे जल्दी भाप बन के उड़ गया, ये आपको यहाँ पर देखना है। साथ ही आपने रिकॉर्ड जो है जो ऑब्जर्वेशन देखनी है वो ये भी देखनी है कि अगर रेनी डे है तो क्या स्पीड अप रहेगी, जल्दी उड़ता है या नहीं उड़ता है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पर देखनी है। तो हम जब इसको रिकॉर्ड करते हैं, हमने जब इसको ऑब्जर्व किया तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो चाइना डिश का पानी है वो जो है जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा टेस्ट ट्यूब की बजाय। इसके अलावा अगर रेनी डे है उस समय में क्या होता है, रेनी डे जब होता है तो एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण इवेपोरेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। जबकि अगर गर्मी का टाइम है, सनी डे है, तो उस समय इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे फैक्टर्स क्या रहे, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, वो स्पीड अप हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे हम कपड़े जो है वो फैला के सुखाते हैं ताकि कपड़े जल्दी सूख जाएं। सेकंड जो यहाँ पे फैक्टर रहेगा दैट इज़ टेम्परेचर का। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इवेपोरेशन प्रोसेस वो जल्दी होगा। सर्दियों में इवेपोरेशन प्रोसेस बहुत कम होता है, यानी पानी इतनी जल्दी नहीं सूखता, जबकि गर्मियों में पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। क्योंकि क्या होता है, चाहे रेनी डे है या विंटर डे है, विंटर है, तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो कम होती है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है वो उस समय ज़्यादा होती है। उसके बाद ह्यूमिडिटी हम पढ़ेंगे कि ह्यूमिडिटी होती क्या है। ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स जो प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्लियर। सो द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स एट ए गिवन टेम्परेचर इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई। अगर अमाउंट ऑफ जो वाटर है एयर के अंदर, वाटर वेपर्स हैं, वो हाई है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एयर के अंदर वेपर्स रहेंगे तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। इट मीन्स क्या होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन वो डिक्रीज़ कर जाएंगे। क्लियर। और अगर विंड स्पीड है, ये हमारा थर्ड फैक्टर रहेगा। अगर हवा चल रही है, विंड स्पीड ज़्यादा है तो इवेपोरेशन प्रोसेस वो क्या कर जाएगा, वो इंक्रीज़ कर जाएगा। हवा चल रही है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यानी इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है। क्लियर। तो ये जो है हमारे फैक्टर रहेंगे। अब हम बात करते हैं हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कि जब इवेपोरेशन होता है तो कूलिंग कॉज क्यों होती है। इसके लिए भी हम बहुत ही जनरल सा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आपने नोट किया हो कि आप हाथ पे जो है आप जो नेल पेंट रिमूवर होता है, एसीटोन जिसको हम कहते हैं, थिनर कहते हैं, वो अगर आपने कभी हाथ पे लेके देखा हो तो वो बहुत ठंडा ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है। पेट्रोल अगर आपने कभी हाथ पे लेके देखा हो तो वो बहुत जल्दी उड़ जाता है और आपके हाथ में ठंडक महसूस होती है। तो उसमें क्या होता है कि पेट्रोल है, थिनर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है और वो हमारे हाथ से एनर्जी लेकर और वो उड़ जाता है। क्लियर। और हमारे हाथ में जहाँ भी वो टच होता है वहाँ से एनर्जी जो है वो कम होने लगती है, जिसके कारण हमें ठंडक जो है वो महसूस होती है। सो अगर हम बात करें
यहाँ पे कि इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करता है। जो लिक्विड है वो लगातार क्या होता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से, जो एनर्जी इवेपोरेशन के लिए चाहिए। एंड जो ये एब्जॉर्प्शन है एनर्जी का, ये हमारे सराउंडिंग्स को क्या बनाता है, कूल बनाता है। हमने एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर का एग्जांपल आप यहाँ से ले सकते हो कि जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी गेन करते हैं हमारी पाम से, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जब हॉट सनी डे होता है, जो लोग जो हैं वो अपनी घर के छतों पे पानी ऐसे फैला देते हैं। उससे क्या होता है, पानी फैलाने से कि जो पानी है वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा। और इवेपोरेशन के लिए उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से लेगा, जो सरफेस गर्म है उससे एनर्जी लेगा, ताकि जो सरफेस है वो क्या हो जाए, वहाँ से ठंडा हो जाए और कूलिंग का एहसास हो, इसलिए। नेक्स्ट देखिए, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। गर्मियों में हमें कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहननी चाहिए। ड्यूरिंग समर वी प्रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। गर्मियों में क्या होता है कि हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। और पसीना ज़्यादा आता है तो जो कॉटन क्लोथ्स हम पहनते हैं, वो कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं, उस पसीने को सोख लेते हैं। क्लियर। जो कॉटन क्लोथ्स हैं वो जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होते हैं, अब वहाँ से जो पसीना है वो क्या होता है, वो जो है इवेपोरेट होता है। और उसके लिए क्या चाहिए, इवेपोरेशन के लिए लेटेंट हीट चाहिए। लेटेंट हीट कहाँ से ली जाएगी, लेटेंट हीट ली जाएगी हमारी बॉडी से। और बॉडी से जब हीट ली जाएगी तो बॉडी क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, यानी हमें कूलिंग जो है वो फील होता है, कूल फील होती है हमें हमारी बॉडी, ठीक है। इसीलिए कॉटन क्लोथ्स जो है वो पहने जाते हैं, क्योंकि वो जो पसीना है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर। तो ये जो फिनोमिना है ये हमारा यहाँ पे इवेपोरेशन का फिनोमिना ही रहता है। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चंस आपको जो है दिए गए हैं। उससे पहले एक और क्वेश्चन है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। ये मैंने अभी आपको बताया कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो हमें नज़र आते हैं आउटर सरफेस पे, आइस कोल्ड वाटर उसके अंदर है तो, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर वेपर्स हैं। और वो जो ठंडा गिलास है जिसके अंदर आइस कोल्ड वाटर है, उसका टेम्परेचर कम है, उससे वो जो है क्या होगा, उससे वाटर वेपर्स इससे टकराते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी कम है, यहाँ इसके साथ टकराने से ये कंडेंसेट हो जाते हैं, ठीक है। अपनी एनर्जी वो लूज़ कर देते हैं और यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। और यहाँ पर पानी में वो चेंज हो जाते हैं, उनकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है टेम्परेचर कम होने के कारण, अपनी एनर्जी लूज़ करने के कारण, ठीक है। इसीलिए जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो हमें आउटर सरफेस पे दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसके पहले जो हमें यहाँ पे ये दिया गया है बॉक्स सी, इसमें देख लेते हैं। हमने अभी 3 स्टेट पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके अलावा स्टूडेंट्स 2 स्टेट और होती हैं, दैट इज़ प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो अभी जो साइंटिस्ट हैं दे आर टॉकिंग अबाउट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। प्लाज्मा स्टेट होती है जिसके अंदर जो सुपर एनर्जेटिक होती है, जिसके अंदर सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये आयनाइज्ड गैसेस की फॉर्म में होते हैं, लाइक जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती हैं, नियॉन साइन बल्ब होते हैं, उनके अंदर प्लाज्मा फिल किया जाता है, उनके अंदर क्या है, प्लाज्मा है। और इनके अंदर जो नियॉन गैस है वो भरी जाती है। और उसमें क्या होता है कि जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है उसमें हीलियम गैस, सम अदर गैसेस फिल की जाती हैं जो कि आयनाइज हो जाती हैं। जब उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो जो उसके अंदर प्लाज्मा भरा गया है वो क्या करता है, प्लाज्मा एक तरह से वो ग्लो करने लगता है बल्ब के अंदर। और जो प्लाज्मा ग्लो करता है एक स्पेशल कलर से, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सी गैस भरी गई है, उसके बेस पे वो ग्लो करने लगता है। जो सन है, हमारे स्टार्स हैं, वो सब ग्लो जो है इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। और जो प्लाज्मा स्टार्स में होता है वो हाई टेम्परेचर के कारण जो है वहाँ पे क्या होता है, क्रिएट होता है। अगली जो स्टेट है दैट इज़ द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इन 1920 जो फिजिस्ट थे सत्येंद्रनाथ बोस हैड गॉन सम कैलकुलेशन फॉर अ 5th स्टेट ऑफ मैटर। उन्होंने इसके बारे में बताया, उन्होंने बिल्डिंग ऑन इस कैलकुलेशन एल्बर्ट आइंस्टीन जो है उन्होंने एक प्रिडिक्ट की थी न्यू स्टेट ऑफ मैटर दैट इज़ बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इन 2001, ठीक है। और उनको फिर इसके लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था इन फिजिक्स फॉर अचीविंग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर। जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है ये कैसे फॉर्म होती है, इट फॉर्म बाय कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर
टू सुपर लो टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया जाता है गैसेस का, जिससे कि ये स्टेट जो है वो जनरेट की जाती है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब हम जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। डेजर्ट कूलर जो है वो कूल करता है, ठीक है, जब हॉट ड्राई डे होता है तब वो ज़्यादा कूलिंग करता है। सो इसमें क्या होता है कि जब लिक्विड इवेपोरेट होता है तो पार्टिकल, जब कोई भी लिक्विड इवेपोरेट होगा, हमने पढ़ा कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे अपने सराउंडिंग से। क्लियर। ड्यूरिंग इवेपोरेशन क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा एंड दिस मेक्स द सराउंडिंग कूल। जब कूलर चलता है तो जो उसके अंदर वाटर होता है, उसके अंदर वाटर इवेपोरेट करता है। इवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से लेगा, अपने सराउंडिंग से लेगा। सराउंडिंग से अगर एनर्जी लेगा तो क्या होगा, सराउंडिंग्स में जो है वो कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा। क्लियर। सो जब ह्यूमिडिटी होती है तो एयर के अंदर ऑलरेडी वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण इवेपोरेशन जो है वो क्या होता है, इवेपोरेशन कम होता है। जबकि हॉट ड्राई डे होता है तो अमाउंट ऑफ वेपर्स जो है एयर के अंदर वो कम होते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स कम हैं, तो डेजर्ट जो कूलर है वो ज़्यादा, उसके अंदर क्या होगा, इवेपोरेशन होगा और कूलिंग और भी ज़्यादा होगी। इसीलिए जितना ज़्यादा ड्राई डे होता है, हॉट ड्राई डे, तब कूलिंग बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कि रेनी डे हो या ह्यूमिडिटी हो, इस तरह से जो हमने अभी समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड है हाउ डज वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट, मटका, बिकम कूल ड्यूरिंग समर। समर के ड्यूरिंग जो मटके में पानी रखते हैं वो ठंडा रहता है, क्यों। सो अगेन वही रीज़न रहेगा, जब मटके के अंदर पानी होता है तो उसके अंदर अर्दन पॉट जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, देयर आर सम पोर्स इन अर्दन पॉट थ्रू विच द लिक्विड इनसाइड द पॉट इवेपोरेट। अब जो इवेपोरेशन है उसके अंदर, जो पॉट के अंदर जो पानी है वो क्या करता है, इवेपोरेशन होगा तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से ली जाएगी, सराउंडिंग से ली जाएगी, कुछ वाटर से ली जाएगी, कुछ सराउंडिंग से ली जाएगी, जिसके कारण अर्दन पॉट के अंदर जो पानी है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो इवेपोरेशन में लग जाती है। थर्ड क्वेश्चन है वाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। हमारी जो पाम है, हथेली है, वो कोल्ड फील करती है अगर हम उसके ऊपर एसीटोन या पेट्रोल या परफ्यूम रखते हैं। तो देखिए जो एसीटोन है, परफ्यूम है, पेट्रोल है, ये बहुत जल्दी इवेपोरेट होते हैं, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है। अब इवेपोरेट होने के लिए क्या चाहिए, इवेपोरेट होने के लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से लेगा, एनर्जी लेगा सराउंडिंग से, ठीक है। तो हमारी जो पाम है उसकी जो एनर्जी है वो लॉस होने लगती है, जिससे हमें क्या होने लगता है, हमें कूलिंग फील होने लगती है। एंड आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर दैन ए कप। ठीक है, हम जो है सॉसर से जल्दी टी और मिल्क जो है सिप कर पाते हैं, जबकि कप की बजाय। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट रहेगा। सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ से जो इवेपोरेशन है वो फास्ट रहेगा और वो जल्दी ठंडा हो जाता है कप की बजाय। बहुत सिंपल डेली लाइफ का एग्जांपल है और इसीलिए हम सॉसर से जल्दी जो है क्या कर पाते हैं, सिप कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर्स। हमने अभी जस्ट पढ़ा कि हमें गर्मियों में जो है कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर, हमें ज़्यादा पसीना आता है। और कॉटन जो है वो गुड एब्जॉर्बर है, किसका, वाटर का, यानी वो हमारे पसीने को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। अब ये जब स्वेट एब्जॉर्ब करता है तो ये जो लिक्विड है वो एक्सपोज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन, गर्मी होती है तो इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट होता है। जितना ज़्यादा इवेपोरेशन प्रोसेस होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए इवेपोरेट होने के लिए। जितनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी उतनी ही एनर्जी हमारी बॉडी से जो कपड़ा है वो लेगा, जिससे बॉडी के अंदर कूलिंग फील होती है। बॉडी का टेम्परेचर जो है वो जो है क्या है कि एनर्जी जो है वो ली जाती है, तो बॉडी का टेम्परेचर कम होना जो है शुरू हो जाता है, नहीं कूलिंग फील होती है। कहने का मतलब है कि कूलिंग वहाँ से फील होती है। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे, ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट। अब इसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो हमारे यहाँ पर रहते हैं, जो हम करेंगे
नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। फोर्थ पार्ट में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमने सारे साथ के साथ कर लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हैं, चैप्टर भी अच्छे से क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।